नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सहारनपुर और देवबंद में शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे जिले को 6 जोन और 21 सेक्टर्स में बांटकर व्यापक व्यवस्था की थी। सहारनपुर और में शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हुई। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कई लेयर्स में पुलिस बल यहां पर तैनात था, तो वहीं भारी संख्या में लोग जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें सहारनपुर से हैं, जहां प्रशासन की मुस्तैदी के बीच नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। हालांकि अंदेशा यही जताया जा रहा था कि कहीं उपद्रव की तस्वीरें ना सामने आए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए थे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन ने सराहनीय भूमिका निभाई। तो वहीं लोगों ने भी सौहार्द के साथ नमाज अदा की और रवाना हुए। तस्वीरें सहारनपुर से हैं, जहां भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए थे। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे। कई लेयर्स में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये तस्वीरें सहारनपुर से हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। तो वहीं लोगों की भीड़ भी मस्जिद पहुंची थी और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए। आज जुम्मे की नमाज भी है और आज पुलिस के बराबर तो ये सारे त्योहारों को सारे उपलक्ष्य को देखते हुए अरे घना कितना पीछे है भाई आप और आगे जाना भी पेट्रोलिंग और मीडिया पेट्रोलिंग चलती रहेगी। हमारी सोशल मीडिया पर कोई रिपोर्ट आता है तो शेयर करना है। खबर महोबा से है, जहां चेयरमैन प्रतिनिधि ने स्थानीय पत्रकार को धमकी दी। सरीला कांड दोहराकर बंधक बनाकर मारपीट और यूरिन पिलाने की धमकी दी। कबरई नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक पर धमकी का आरोप लगाया है। पत्रकार ने घटिया निर्माण की खबर का कवरेज किया था। पीड़ित पत्रकार ने थाने में शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। खबर महोबा से है, जहां चेयरमैन प्रतिनिधि ने पत्रकार को धमकी देने का मामला सामने आया है। पत्रकार का आरोप है कि मामले का कवरेज करने के चलते चेयरमैन प्रतिनिधि की ओर से उसे धमकी दी गई है, जिसके बाद लिखित तौर पर पीड़ित पत्रकार ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। महोबा में पत्रकार ने गंभीर आरोप लगाया है। पत्रकार का कहना है कि चेयरमैन प्रतिनिधि ने उसे एक मामले का कवरेज करने के चलते धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित ने लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस तमाम आधारों पर कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला महोबा का बताया जा रहा है, जहां पत्रकार ने चेयरमैन प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार की माने तो मामले का कवरेज करने के चलते उसके साथ बर्बरता की गई है। तो वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बिजनौर में विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीति के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। किसान नेता दिगंबर सिंह ने क्षेत्राधिकारी नगीना भरत सोनकर पर किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दिगंबर सिंह ने कहा कि सीओ भरत सोनकर की विवादित जमीन मामले में भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि वो जमीन काफी महंगी है। पुलिस का काम जमीन पर कब्जा करना और हटवाना नहीं होता। फिलहाल किसानों के हंगामे के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया है। एक जमीन है रायपुर नगीना देहात थाने में, 212 नंबर है। उसको दो पक्ष अपनी अपनी जमीन बता रहे हैं।
एक पक्ष का कहना है कि खतरे खतौनी में हमारे नाम है, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये जमीन 1970 में हमें दे दी गई थी, जिसका एक स्टाम्प लिखा हुआ है और तमाम कोर्टों में इनके द्वारा एफिडेविट दिए हुए हैं कि ये जमीन हम बेच चुके हैं। उस जमीन को उस खतौनी के आधार पर पुलिस प्रशासन जबरदस्ती कब्जा करवाने का वहां प्रयास कर रहा था, जबकि पुलिस का कोई काम कब्जा करवाने का, किसी को हटवाने का या दिलवाने का नहीं होता। वहां जो क्षेत्राधिकारी नगीना, उनकी भूमिका इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध है और वो इस तरह से व्यवहार लोगों के साथ वहां कर रहे हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है तो एक दरोगा भी जाकर वहां रुकवा देता है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस मनाया, तो वहीं रेलवे रोड पर मस्जिद को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, जिसकी शिकायत हिंदू संगठनों ने 1.5 सालों से कर रखी थी। पूर्व जिलाधिकारी ने कमेटी का गठन कर जांच कराई थी, जिसमें दोनों पक्षों का लखनऊ में सुनवाई चल रही थी। जांच में सर्वे होने के बाद मस्जिद को शत्रु संपत्ति घोषित की गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जनपद में लैंड जिहाद चल रहा था। हिंदू संगठन ने शिव चौक पर मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस मनाया, तो वहीं कोर्ट की ओर से मस्जिद को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में खुशी की लहर देखने को मिली। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर से हैं, जहां भारी संख्या में हिंदू संगठन के सदस्य इकट्ठा हुए और शौर्य दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि लखनऊ में मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में मस्जिद को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर से हैं, जहां शौर्य दिवस की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा 2 शौर्य दिवस मनाए गए और शौर्य दिवस इसलिए 2 हो गए। एक तो 6 दिसंबर का शौर्य दिवस है और दूसरा आज एक जो दूसरा शौर्य दिवस मुजफ्फरनगर के लिए है, वो रेलवे स्टेशन के सामने जो संपत्ति है वो शत्रु संपत्ति घोषित हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन 1.5 वर्षों से इस प्रॉपर्टी की शिकायत प्रशासन से कर रहा था कि यह संपत्ति जो है सरकारी संपत्ति है और इस पर तत्काल कब्जा लिया जाए। तो सरकारी संपत्ति पर जब हमने शिकायत की तो उस पर जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी की रिपोर्ट में निष्काम संपत्ति घोषित हुई। तो उस पर हमने कब्जा लेने की बात की तो जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र लिखा। हमने भी शत्रु संपत्ति के लिए लखनऊ एक लेटर लिखा उप सचिव को, शत्रु संपत्ति अभी जो विभाग है उसको, तो वहां से एक जांच टीम आई। खबर मैनपुरी से है, जहां 15,000 का इनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। गैंगस्टर के पास से तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लूट के मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। जानकारी के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 15,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, तो वहीं गैंगस्टर के पास से तमंचा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। प्रदेश में लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अभियान चला रहा है और इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक गैंगस्टर पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार जब्त कर लिए हैं और गैंगस्टर से लगातार पूछताछ की जा रही है। मैनपुरी में 15,000 के इनामी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर पर 15,000 का इनाम घोषित था, तो वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी सर्विलांस टीम ने और यशोमोक्षा ने मिलकर के एक 15,000 के इनामी हर्षित राघव, जो सकरौली इटा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। ये अच्छा लुटेरा है और इसमें कुरावली में पहले भी लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था और ये इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें अगस्त के महीने से ये वांछित चल रहा था और उसमें इनाम घोषित किया गया था। तो इसको गिरफ्तार करने में हमारी पुलिस ने सफलता पाई है और इसको जेल भेजा जा रहा है।
गाजियाबाद के मोदीनगर के विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने धोखाधड़ी और साइबर अपराध का मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक का फोन हैक किया गया और कई नंबर पर अश्लील चैट भी भेजे गए। विधायक ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करते हुए किसी अज्ञात नंबर से जोड़ा गया है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही एक अन्य नंबर से संबंधित जानकारी भी तहरीर में शामिल की गई है। साथ ही उनके नाम से अश्लील वीडियो और फोटो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुझे एक फोन आया कि आपका फोन का नंबर किसी और नंबर से भी अटैच हो गया है और उससे आपत्तिजनक सामग्री और जरूरत से ज्यादा कॉल्स भेजी जा रही हैं। मैंने तुरंत जो है अपने कमिश्नर पुलिस, अपने डीसीपी और एसीपी को एक मैसेज भेजा और साइबर क्राइम ब्रांच के जो इंचार्ज हैं उनको भी बताया। उन्होंने पूरी जानकारी दी और ये बताया कि ये आपको किसी साइबर ठगी के मामले में ये फोन किया गया था कि यदि आप उनके कहने के अनुसार कुछ उस कॉल को आगे बढ़ाती तो वो आपसे हो सकता है कुछ ठगी कर लेते। लेकिन अच्छा हुआ कि कॉल पहले ही खत्म हो गई और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फोन मेरा कहीं जुड़ा था, वो मेरा फोन ही था और मेरे नंबर से ही था। ये एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जो सभी लोगों को डराता है, धमकाता है और उनको परेशान करता है। मेरा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी निवेदन है कि यदि कोई इस तरह की कॉल आए तो बिल्कुल ना घबराएं। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे मिस्ट्री बॉय को गिरफ्तार किया है जो खुद को 31 साल पहले अपहरत बताकर परिवार में बेटा बनकर घुस जाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बचपन से ही चोरी करता था, जिससे परेशान होकर परिवार ने इसे बेदखल कर दिया था। इसके बाद ये अपनी पहचान बदलकर 9 परिवारों में रहा। पुलिस के मुताबिक कि जिस परिवार में जाता वहां प्रॉपर्टी की बात करता है। पुलिस को आशंका है कि ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। मैं तुम्हारा असली राज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान तो क्यों रहते थे ऐसे बता के लोगों के? मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बच्चे हैं, मम्मी खत्म होगी। तो मेरी दूसरी मम्मी और पापा मुझे कुर्द मारते थे तो मैं घर से निकल गया। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। कोई लालच भी था? चोरी चारी कुछ नहीं करता, जो पैसे होते थे जहाँ रहते थे उन्हीं को देता हूँ बस। और मैं 2 रोटी खा लेता हूँ सोने के लिए बस। कितनों के घरों में रहे हो? 2-3 जगह रहा हूँ बस। बताया तो ये जा रहा 9 जगह रहे हो? नहीं, 2-3 जगह रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता लगता था कि ये यहाँ पे इस घर में कोई नहीं, वो तो 1-2 बार तो मुझे खुद ले गए थे, कह रहे थे हमारे लड़का है, बाद में गिरे हमारा नहीं चले गए। 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था, उसके साथ काफी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। जब इसके बारे में प्रसार माध्यमों में, न्यूज़पेपर्स में चला गया तो फैमिली जिसके लिए पहचान करने के लिए थाने पे आ रही थी, तभी एक साहिबाबाद की फैमिली ने इसको अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया। इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया था। 2-3 दिन बाद शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की, और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर बवाल अभी तक थमा नहीं था कि मुजफ्फरनगर में भी रेलवे स्टेशन के सामने बनी एक मस्जिद विवाद का कारण बनती जा रही है। इस मस्जिद को लेकर हिंदू शक्ति संगठन की ओर से पिछले 1.5 साल से मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई थी, जिसमें टीम गठित कर कई स्तरीय जांच के बाद पाया गया कि रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के ठीक सामने बनी मस्जिद शत्रु संपत्ति पर निर्मित है। दरअसल बताया जा रहा है कि मस्जिद
1980 से जमीन पर कब्जा कर इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्शाकर मस्जिद बनाई गई है और शिकायतकर्ता संजय अरोड़ा का आरोप है कि उस मस्जिद को होटल नुमा बनाया गया है। नहीं, खसरा संख्या 930 पर एक इमारत बनी हुई थी जिस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और शत्रु संपत्ति विभाग द्वारा जो है इस इमारत को जो है वो घोषित कर दिया गया है, शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अब इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होगी और उस इमारत को जो भी होगा खाली कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस किस विभाग से इसका सर्वे किया गया था बताया जाए? देखिए, कमेटी थी, कमेटी में एडीएमएफ साहब की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट गई थी उसमें शत्रु संपत्ति अभिरक्षण विभाग है जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को सुनकर ये बताया गया कि उनके द्वारा जो भी चीजें प्रस्तुत की गई वो उनके सहमत नहीं थे, साक्ष्य के लिए नहीं थी, इस वजह से इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। लगभग 1.5 वर्षों से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा मांग की गई थी कि रेलवे स्टेशन के सामने जो संपत्ति है वो शत्रु संपत्ति है, जिसकी जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में ये निष्क्रांत संपत्ति पाई गई थी और उससे पूर्व जो है ये यहाँ पर मीट की दुकानें थी जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की मांग पे लाइसेंस निरस्त कर मंदिर के सामने थी क्योंकि उनको बंद कराया गया था। अब ये लैंड जिहाद के तहत जो है 1918 में किसी ने इसे मस्जिद लिखा दिया और ये लैंड जिहाद करते हुए इस जमीन को कब्जाने का कार्य किया था। अब ये शत्रु संपत्ति जो है सबके सामने आ गई है और कल जो है इस पर निर्णय लखनऊ से हो गया है। अभिरक्षक विभाग शत्रु संपत्ति द्वारा निर्णय जो है 3:30 बजे जो है इस पर निर्णय आ गया था और इसमें यह निर्णय हुआ है कि यह शत्रु संपत्ति है। खबर मैनपुरी से है जहां करहल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। तस्कर एक कंटेनर में गांजा छुपा कर ले जा रहा था। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी उड़ीसा से आगरा मादक पदार्थ लेकर जा रहे थे, तो वहीं करहल पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पवन जादौन है और दूसरा अजीत उर्फ अमित है। ये दोनों रोहतास सासाराम बिहार के रहने वाले हैं और ये इनके कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है और ये एक कैंटर में जो छिपा करके केबिन को काट करके इन्होंने बनाया हुआ था उसमें रख करके ला रहे थे और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये आगरा सप्लाई के लिए ले जा रहे थे और इसमें इसकी जो कीमत है वो करीब 5 लाख रुपए है और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इसमें सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इन्होंने बताया है कि जहां पर इनको सप्लाई देना था और जहां से लाए थे उनके स्रोत के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। पीलीभीत में जुम्मे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया। जिले के पूरनपुर, बीसलपुर, न्यूरिया, अमरिया के साथ साथ शहर में भी भारी पुलिस बल के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी लगातार शहर की कॉम्बिंग करते नजर आए। तो वहीं शहर के बीचों बीच स्थित जामा मस्जिद के बाहर भी भारी पुलिस बल के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी मौजूद रहे। तो वहीं शहर में होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली गई। सहारनपुर में सराफा कारोबारों की ज्वेलरी चोरी करने वाले 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तीनों प्लम्बर का काम करते हैं। सराफा कारोबारी का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बैग स्कूटी से नीचे गिर गए। तीनों आरोपियों ने बैग नीचे पड़ा देख लिया था। तीनों ने सराफा कारोबारी को उठाने के बजाय उसका बैग उठाया और वहां से फरार हो गए। बैग में सोने चांदी का सामान था। पुलिस लाइन सभागार में
एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना मंडी क्षेत्र की ये घटना है, जहां मदनपुरी में रहने वाले विकास काम्बोज ने थाना जनकपुरी में 3 दिसंबर को तहरीर दी थी। तहरीर देकर बताया कि उनका भतीजा दुकान पर सामान लेकर स्कूटी से जा रहा था, तभी एक पेट्रोल पंप के सामने उनके भतीजे की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे उसे चोट आई। घटना में ज्वेलरी का बैग सड़क पर गिर गया, तभी 3 लोगों ने बैग उठाकर वहां से फरार हो गए। थाना जनकपुरी क्षेत्र में जो सड़क दूधली में रिलायंस का पेट्रोल पंप है, एक सर्राफा व्यापारी हमारे ये सर्राफे मार्केट से कुछ सामान लेकर बिहारीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तभी इनकी स्कूटी का एक एक्सीडेंट हुआ। स्कूटी में एक्सीडेंट के बाद जब ये थोड़े से विचलित हुए और अपने स्कूटी को छोड़ के थोड़ा साइड में आए, तब इस पूरी चीज का फायदा उठाते हुए वहां से 2 लड़के जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुए थे, वो इनका जो सामान था स्कूटी पे रखा हुआ, जिसमें काफी मात्रा में चांदी थी, कुछ सोना था, वो वहां से लेकर बैग जो है पूरा लेकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज देखते हुए पुलिस ने इन लड़कों को पूरा परस्यू किया आगे तक। उसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये एक ठेकेदार के द्वारा बुलाए गए थे और एक मजदूरी का काम कर रहे थे, और इसमें इन तीनों को ही पकड़ लिया है। तीनों को पकड़ने के बाद इनसे पूरा जो 100% इसमें बरामदगी हुई है, जो चांदी गई थी और सोना गया था। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है, जहां पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खजूरिया में हुई एक बारात को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 4 दिसंबर की है, जब गांव के चंद्रिका चौहान ने के यहां एक बारात आई थी। जानकारी के अनुसार बारात गंगा सागर के दरवाजे पर ठहरी थी। यहीं पर बारातियों और गांव के राजेश यादव के परिवार के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान बारातियों ने गंगा सागर के मकान में शरण ली। बारातियों को छिपाने की बात को लेकर राजेश यादव का परिवार गंगा सागर सहानी के परिवार से फिर उलझ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। कन्नौज के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर स्लीपर बस टैंकर से टकराकर खाई में गिर गई। हादसे में बस सवार 8 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर की नींद के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके से निकल रहे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपना काफिला रुकवाकर घायलों को बस से निकलवाया और यूपीडा सहित जिले के आला अधिकारियों को हादसे की सूचना दी। तो वहीं कन्नौज के डीएम एसपी अमित कुमार आनंद और 13वां विधायक कैलाश राजपूत मौके पर मौजूद रहे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सकरावा क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में एक बस और एक वाटर टैंकर के बीच में एक्सीडेंट हुआ। इसमें वाटर टैंकर है मीडियम मार्केट में पानी डालने का कार्य कर रहे थे। ये बस जो लखनऊ से आगरा की ओर जा रही थी, जिसने इसको पीछे से हिट किया। सूचना प्राप्त होती ही थाना सकरावा एवं आसपास की थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से इसको मोबिलाइज किया गया। सभी घायलों को बस से निकाला गया। तत्काल उनको सभी मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 19 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे यातायात की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है, किसी प्रकार का कोई जाम नहीं है। अल्टरनेट बस की भी व्यवस्था की गई है। जो अन्य बस की सवारी थी उनको उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। हेलो, यहाँ पे जितनी पब्लिक है अपने आसपास देख लो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट।
नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट गए है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती, वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें। बिंदु के उपरांत बाबी सिंह, श्रीमती बाबी सिंह, जोरदार तालियां। श्रीमती प्रमीला, श्रीमती पूजा सोनकर और श्रीमती माधुरी, श्रीमती पूजा सोनकर जी को ग्रामीण मॉल एवं वर्किंग शेड का दुकान ये बगल में ही बहुत बढ़िया मॉल बना है। जोरदार तालियों के साथ आप सभी लाभार्थियों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। अब मंगलमय जीवन का उपहार 401 जोड़ों के साथ, सबके साथ सरकार कामधेनु के नवनीत को जलाकर मसी बनाने वाले, उसमें अमृत की धार उड़ेल कर उसे तरल करने वाले, फिर भुर्ज पत्र के अति पावन खंडों पर मां शारदीय कौमुदी के पुनित वित्तान के नीचे बैठकर सुख समृद्धि से भरपूर सशक्त उत्तर प्रदेश की विकास गाथा लिखने वाले आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माता, अपने पद पदम पराग से नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा की धारा को पर्यालोकित पर्याशीर्वादित करने वाले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को अभिषिक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। मंच पर उपस्थित